नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है श्याम रावत जी। बहुत जाने माने प्रवक्ता है, उनसे हम बात करते हैं। श्याम जी, कैसे हो आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार आप मेरे ऑफिस में आए और छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए कहा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप दूसरी पार्टी पे वार कर रहे हो कि दूसरी पार्टी में गुटबाजी है, सब कुछ है। तो आपकी पार्टी में तो गुटबाजी है, तो ये गुटबाजी आपकी पार्टी में तो ख़त्म नहीं हो रही। आप दूसरी पार्टी पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? सर, राजनीति में सबसे पहली बात कि पक्ष कोई भी पार्टी हो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, और राजनीति में पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। आप ये इतिहास निकाल के देख लीजिए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। बड़े आज यहाँ का मुख्यमंत्री भी हो तो वो किसी न किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रमुख है। तो ये सब एक प्रोटोकॉल होता है राजनीति में। और हमेशा ये दौर देखा होता है कि जब भी इलेक्शन का माहौल आता है उसके साल डेढ़ साल पहले, 6 महीने पहले हमेशा पार्टी की गतिविधियाँ बढ़ती है और कुछ नए चेहरों को या जूने चेहरों को हटाया जाता है और नए चेहरों को उसकी जवाब दी जाती है, ताकि आने वाला इलेक्शन एक सक्सेसफुल इलेक्शन हो। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से जोड़ तोड़ की कार्यकर्ताओं को समझा के नए अधिकारियों को, नए पदाधिकारियों को बिठाते हैं, नए जिलाध्यक्ष बिठाते हैं। तो ये प्रक्रिया एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इस सभी पार्टियों में होती है। मैं किसी एक व्यक्तिगत पार्टी पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, न मैं से किसी पर्सनली किसी से व्यंग्य। एक महीना पहले मिले थे अजीत दादा पवार से, तो उसका रिजल्ट अभी तक आया है कि नहीं आया है? सर, ये मैं आपकी बातों पे जरूर आऊँगा। जब आपने मुझे बात छेड़ा कि आप दूसरी पार्टियों पे लगाते, तो दूसरी पार्टियों पे जब मैंने कुछ जिलाध्यक्ष के बारे में तो उनकी प्रशंसा ही की थी कि एक अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि एक नए व्यक्ति को चांस दिया है, उसका नया चेहरा मीरा भाईंदर के लिए वापस लाया है। और जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, यहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं, लेकिन उस चेंजेस से कितने लोग सेटिस्फाई है उसका बहुत बड़ा विषय था। और आपने पूछा आप लोग अजीत दादा पवार के गए थे, हम गए थे, हमारी पूरी डेलीगेट्स गई थी, पूरी टीम गई थी। कम से कम 20 से 25 मिनट की वार्ता वहाँ पर हुई और अच्छे अच्छे लोग गए थे और मैं भी गया था वहाँ पर, लेकिन मेरा इतना भाग्य नहीं कि मैं अंदर जाके बैठूँ। और यहाँ के लोकल नेता लोग थे, वहाँ के पेंडुकर साहब थे, अरुण कदम साहब थे, आसिफ शेख थे और अन्य लोग भी थे। तो जो को अंदर बुलाया गया था गए थे और एक 25 मिनट का 30 मिनट का पेंडुकर ने वक्तव्य दिया था और कम से कम ये मीटिंग 1.25 घंटा तक चली थी और कई बातों पर खुलासा हुआ, कई बातों पर नाराज़गी भी हुई, सब कुछ हो गया। हमने हमारा स्टेटमेंट रख दिया। अब देखिए, कोई भी पार्टी में हमेशा गुटबाजी तो होती है। आज जो पेंडुकर की अवस्था है राजनीति में, अगर समझ लो 100 कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस में है एट प्रेजेंट, 100 में से 70 कार्यकर्ता मेरे हिसाब से, तो जो मेरी गणना है, आज संतोष पेंडुकर के साथ है और 30 कार्यकर्ता शायद अंकुश मालवीय। देखिए, अंकुश मालवीय की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई पर्सनल उनसे रेंज है, ये मतों का मनों का भेद है। आज मेरा मतभेद है, मनभेद नहीं है अंकुश मालवीय के साथ। लेकिन जो हो रहा है, अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी को अगर वापस इलेक्शन के माहौल में उतारना है तो हमें इन सब चीज़ों पर, सभी मुद्दों पर ध्यान देख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह कार्यकर्ता ने अपनी नाराजगी जिताई। ऐसे नहीं कि अंकुश मालवीय के खिलाफ है, और लेकिन वो कार्यकर्ता चाहते हैं, 70 to 80% कार्यकर्ता चाहते हैं कि अंकुश मालवीय को इस पद पे रहना नहीं चाहिए, आला कमेटी डिसाइड करे। इसी बात पे चर्चा हुई थी, लेकिन इसका निर्णय अभी तक आया नहीं। हम सब उसका वेट कर रहे हैं। 70 से 80% अगर आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोबारा कोई चेंज हो, आपका जो अध्यक्ष है, मीरा भाईंदर के अध्यक्ष, वो चेंज हो, तो क्यों नहीं कर रही पार्टी? क्या 70 से 80% दिख नहीं रहे ऊपर वालों को? नहीं सर, बात इसमें कोई व्यक्ति है नहीं। इसमें क्या होता है सर, सारी चीज़ों का खुलासा तो अपर लेवल पे हो गया है। जब 1-1.5 घंटे की हमने मीटिंग वहाँ पर करके, वो तो 1 महीना हो गया। हाँ, तो सर उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। अब देखो, संतोष पेंडुकर जी का रोल था, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया। अब जाके रोल होता है हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी गर्जे साहब, जिन्होंने ये मीटिंग बुलवाई थी, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी अजीत दादा पवार से। वो उनका रोल होता है कि सब मीरा भाईंदर का विषय अभी तक पेंडिंग है। अजीत दादा पवार कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उनके पूरे महाराष्ट्र का बोझ बर्डन उन पर है। तो कुछ चीज़ें उनको याद होगी, नहीं याद होगी। अभी 1 महीना का वक्त गुजर चुका है, तो अभी हमें इनको फॉलोअप करना है। अभी ये फॉलोअप करने का काम सिर्फ 2 व्यक्ति कर सकते हैं, यहाँ के जो मीरा भाईंदर के निरीक्षक है संतोष ज्वाली जी, और दूसरा है गर्जे साहब। तो इन दोनों व्यक्तियों को फॉलोअप करके अजीत दादा पवार से इनका फीडबैक लेना कि सर आपने क्या निर्णय लिया है, और जो भी निर्णय आया है तो अभी निर्णय जो भी आवे, वो निर्णय के बाद सभी कार्यकर्ता को मानना होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्यकर्ता मानेंगे, लेकिन कोई दिल से नाराज होंगे, कोई दिल से खुश होंगे, कोई अंदर अंदर खुश नहीं होंगे। तो ये सब प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी इसका रिजल्ट लेने का कार्यभार तो अभी अजीत दादा पवार पर हमने छोड़ा है। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने का काम हमने सबने कर दिया, लेकिन अभी सबल ये बीच बात पेंडिंग रह गई है। तो
इस पेंडिंग विषय को फिर खोलने का काम अभी हमारे निरीक्षक संतोष दुवाली जी का है और गर्जे साहब का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका भी फैसला जल्द से आएगा और सभी उसको मान्य करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है सर। अच्छा, पेंडुलकर साहब की आप बात करते हो, उनके पास तो पद है, आप सबका पद नहीं आज की तारीख में, वो अपना पद तो छोड़े नहीं, आप सबका पद चला गया। तो ऐसा नहीं लगता कि पेंडुलकर साहब जो पार्टी ने काम दिया वो पार्टी से नाराज़ हो कि आपको तो बड़ा पद दिया, आपको इन कार्यकर्ताओं को संभालना चाहिए था, इनको भरोसे में लेना चाहिए था, वो पेंडुलकर साहब नहीं कर पाए? ना सर, ऐसी लगता है ना कि पार्टी से अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी से अगेंस्ट नहीं जा रहे। पेंडुलकर साहब मुझे लगता है पार्टी के बारे में अच्छा ही सोच रहे। देखिए हर अच्छा सोचते तो उनको तो बड़ा पद दिया महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में जाके भी आप सबको अच्छे पद दिला सकते, बात कर सकते थे। बड़ा पद लेने से इनकार नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बड़ा पद मुझे दिया, मैं काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ पर जो लोकल बदलाव किया गया है उनकी सहमति उसमें नहीं है, जो लोकल बदलाव, और इसमें कार्यकर्ताओं की भी सहमति नहीं। जो देश में बैठ के भी वो तो अपने कार्यकर्ताओं को अच्छा सोच सकते थे ना, वो कर सकते हैं ना सर, देश में बदल, लेकिन यार वो मीरा भाईंदर के बारे में सोच सकते हैं। जब प्रदेश में बैठे हैं तो मीरा भाईंदर में उनका हिस्सा लगता है ना सर, तो उसमें क्यों नहीं कर सकते ना पेंडुलकर साहब? कहीं ना कहीं नियुक्ति पर सवाल उठाया गया सर। आज देखो अजीत दादा पवार ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया, आप किसी भी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तो उसका बैकलॉग निकालना चाहिए, उसका पास निकालना चाहिए, उसके ऊपर कुछ इल्जामात है कि नहीं, बातें अंदरूनी नहीं रहनी चाहिए ना, पार्टी की अंदरूनी बातें अंदरूनी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग प्रेस में जा रहे हो, प्रेस में बयानबाजी कर रहे हो, आप आपके जो ये सब पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, लेकिन जब कोई मुद्दा उछलता है, मार्केट में कोई जाता है तो पार्टी के हित के लिए होता है। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के हित के लिए सब बातें हो रही है, तो ये कॉल महाराष्ट्र प्रदेश से ही आया था कि आप सभी नेताओं को वहाँ पर आना है और आप बैठ के सुलझाना है, तो ये सब मैटर वहाँ पर गया था, तो वही बातें सब हुई है। और वो बातें किस पे हुई, किस पे इसके बाद उसको प्रेस पे लाना, उसका खुलासा करना, इस प्रकार से बात हुई, सही है कि गलत? जब प्रदेश में बात चली गई है, प्रदेश के आगे तो कोई है नहीं, प्रदेश में बातें, प्रदेश में बहुत पत्रकार बैठे रहते हैं, मीरा भाईंदर में कई पत्रकार है, प्रदेश में बात हुई तो बातों का खुलासा हुआ है, तो इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। लेकिन खुलासा होने के बाद जो डिसीजन आना चाहिए, उस डिसीजन के लिए मेरे समझ से सभी कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है। देखिए मैं हमारे जो प्रभारी जितेंद्र इज़ ए वेरी एक्सीलेंट मैन और वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और बहुत सालों से कार्यरत इंसान है, आज मंत्री लेवल पे काम कर रहा है, तो उनको सभी चीज़ों का ज्ञान है। ऐसा नहीं कुछ चीज़ें उनसे छुपाई गई होंगी मालूम, लेकिन आज ऐसा नहीं कि आप ये मत समझिए कि यहाँ के कार्यकर्ता उनको रिस्पेक्ट नहीं करे, सभी कार्यकर्ता आज जितेंद्र अवार्ड जी के साथ भी है। तो जितेंद्र अवार्ड जी एक मजे हुए नेता है, और पेंडुलकर साहब भी उनसे बैठेंगे, अरुण कदम जी बैठेंगे, सारे नेता बैठेंगे फिर एक बार, और एक बार अजीत दादा पवार के डिसीजन का लोग वेट कर रहे हैं। तो इसमें देखो घर में भी विवाद होता है, जब पार्टी एक साथ बैठती है, लोकल नेता बैठते हैं, तो इस सभी विवादों का सुलझाव है। और हमारा टारगेट है 2022 का इलेक्शन का टारगेट है, और इस इलेक्शन को लड़ने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस तत्पर है, पूरी तरह से तैयारी है। कार्यकर्ता अपनी एड़ी चोटी के पर खड़ा हुआ है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव करना है नहीं करना है, इसका खुलासा करना है बस। अगर 1% बदलाव नहीं होता तो फिर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे आप? देखिए सर, मैं पहले ही मेरे स्टार्ट में कहा था कि किसी भी व्यक्तित्व के आगे सबसे बड़ा होता है पार्टी लाइन, और सारे लोग मेरे सबसे काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग मन घोट कर काम करेंगे, कुछ खुले दिल से काम करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट बहुत गलत जाता है। आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर गिरता है। अभी मैं किसी कार्यकर्ता को जबरदस्ती हम बोल नहीं सकते भाई चलो 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 आपको इलेक्शन के लिए माहौल बनाना है, आपको काम करना है। अगर वो कार्यकर्ता वहाँ के चेहरे से खुश नहीं होगा तो क्या आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 70 से 80% कार्यकर्ता आज पेंडुलकर के साथ है, अरुण कदम जी के साथ है, संतोष दुवाली जी के साथ है, और हार्डली 20 to 30% मार्जिन मालूश्री के साथ है। तो कल ऐसा हो सकता है अगर अंकुश मालूश्री को कंटिन्यू किया जाए, मैं बोल रहा कंटिन्यू किया जाए, तो शायद 30 से 50% लोग चले गए, फिर भी 50% नाराज होंगे, या 60% चले गए, तो इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी तो रहेगी, और ये नाराजगी आने वाले समय में इलेक्शन के लिए घातक साबित होगी। बस बोलने का मतलब ये घातक साबित। अभी बहुत से कामें करना है विकास की मीरा भाईंदर ने बहुत सी कामें हैं, और राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई सालों में मीरा भाईंदर के लिए काम किया है, हमेशा करती आई है, और उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ये हमारा मसला सुलझ गया तो हम एक एड़ी चोड़ी के साथ मीरा भाईंदर उतरेंगे, मीरा भाईंदर की जनता से हम घर घर में संवाद करेंगे, लोगों को बताएंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा आपके साथ है। और कहीं ना कहीं ये मौका आ गया। देखिए 2014 में जो मीरा भाईंदर में बीजेपी सरकार आई थी, 2017 में आई थी, तो इसका एकमात्र कारण था माननीय मोदी जी। ये लहर थी, ये पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की लहर थी, और लहर से बीजेपी आई। और ये मैं किसी को यहाँ के पर्सनल बीजेपी के नेताओं को श्रेय नहीं दूंगा, किसी बीजेपी नेता को श्रेय लेना भी नहीं चाहिए कि मैंने मीरा भाईंदर में बहुत काम किया, मैंने विकास किया। ये मोदी जी की लहर थी, जो सारे हिंदुस्तान में लहर ऐसी चली कि यूपीए गवर्नमेंट एक तरफ हो गई, और सारे राज्य स्टेट में भी फ़र्क पड़ा, और नीचे नगर पालिका में भी फ़र्क पड़ा। तो ये वो जो लहर थी मोदी जी की, वो लहर से आज मीरा भाईंदर में बीजेपी की सरकार ही नहीं। तो वरना पहले तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता थे
जैसे ही बीजेपी की लहर आई ये छोड़ के बीजेपी के पाले में चले गए। तो एक लहर थी सर, ऐसा नहीं कि एक विशेष व्यक्ति ने मीरा भाईंदर ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कार्य किया और विकास किया। तो आज लहर फिर से आज राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से है, लोग जनता समझ गए। देखिए 2014 के पहले जब बीजेपी आई थी गवर्नमेंट में, तो इन्होंने स्मृति ईरानी जी थी और अरुण जेटली साहब थे, सुषमा स्वराज थे और हमारे माननीय मोदी जी थे। इन्होंने एक मुद्दा बहुत जोर से उठाया था, रसोई गैस का मुद्दा। हाँ, और उन्होंने उठाया था पेट्रोल का मुद्दा, कांदा बटाटा का मुद्दा, खाद्य पदार्थों का मुद्दा। इन्होंने इनके सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण था, यही सब 5 चीज़ें थे। लेकिन 2014 के पहले जो आप गैस का भाव निकले 430 रुपया था, 2000 पहले डीजल पेट्रोल का भाव 60 रुपये 70 रुपये थे। और ऐसे कई मुद्दे थे, खाद्यान्न का बहुत 10 रुपये 20 रुपये, आलू टमाटर प्याज का भाव 10 रुपये 20 रुपये किलो था। उसका तो महानगर का पालिका से कुछ चुनाव से लेना देना नहीं ना। मैं वही बात बताऊँ, आप महानगर चुनाव की बात करेंगे, राष्ट्रीय चुनाव की बात करें? वही बता रहा हूँ। लेकिन आपका चेहरा नहीं ना राष्ट्रीय चुनाव में। राष्ट्रीय वही बात है, राष्ट्रीय चुनाव से ही महानगर पालिका चुनाव कनेक्ट है। सब वही बता रहा हूँ कि जितने भी महंगाई के मुद्दे थे सब मुद्दों पे मोदी सरकार सरस हो गई और मोदी सरकार जीत गई। और तो आ गया स्टेट में, केंद्र सरकार में आगे बीजेपी और केंद्र सरकार में राज्य सरकार में आगे, राज्य सरकार से सीधा महानगर पालिका में भी बीजेपी। बात करें हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, वो मुद्दा अलग है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। मुद्दा वही है, आप मेरा 2 बार सुने। मैं आपके अंदरूनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं अंदरूनी पार्टी पे आ रहा हूँ सर, मैं अंदरूनी पार्टी पे। मुद्दा वही है, जो महंगाई का विषय से बीजेपी जीत गई और नगर पालिका भी उसको झटका पड़ा, मोदी बीजेपी गवर्नमेंट मीरा भाईंदर में आ गई। आज फिर वो लोगों को दिखने जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी की सरकार, राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार तत्पर थी। उनके जो भाव थे, रेट थे, आज वही भाव रेट हम ला सकते हैं। तो हमें वो काबिलियत है, हम वो काबिलियत करके दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की जनता भी आज हम पे विश्वास करेगी कि राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस ही सही थी, जो 60 रुपये में 70 रुपये में पेट्रोल भी डीजल देती थी और रसोई गैस 400 साढ़े 300 रुपये में आता था। आज 834 रुपये आपको सिलेंडर के लिए भरना पड़ता। तो वही मुद्दा है, मुद्दा वही है विकास का। तो आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस फिर एक बार मीरा भाईंदर में प्रयत्न करेगी और जनता तक जाएगी, जनता को बताएगी कि भाई हम आज भी तुम्हारे साथ हैं और हम अपने कार्य करते रहेंगे सर, इसमें कोई दो राय नहीं सर। चलिए ठीक है, वक्त की समय की पाबंदी है। बहुत ही विभाग तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। शाम 9 बजे मैं पंकज बेदी, जनता समाचार।